हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एजी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जिस सीरीज़ के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जो सटीक रहे और आपके सिलेबस को कवर कर सके, कम से कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस कवर कर सके और पॉइंट टू पॉइंट बात हो, और जहाँ सिर्फ पढ़ाई की लगभग बात हो और थोड़ा मोड़ा इंटरटेन करने के लिए, चलो सबका ठीक है होता है, लेकिन उतना नहीं कि पढ़ाई से हटकर बस इंटरटेनमेंट ही हो रहा है और पढ़ाई थोड़ा मोड़ा ही हो रहा है। मतलब उल्टी हो जाता है ना कभी कभी, यहाँ पे जो अभी चल रहा है यूट्यूब का जरिया इसमें। तो इसमें ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग बहुत ही अच्छे जगह पे आए हैं एंड वी आर जस्ट वन स्टेप अवे टू बिकमिंग नंबर वन एजुकेशनल चैनल। आप लोगों के प्यार से हम लोग अभी जस्ट एक स्टेप पीछे हैं एक नंबर वन एजुकेशनल चैनल बनने से, ठीक है। तो वो आप लोग के प्यार से बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। और आज हम लोग देखिए, सबसे पहली बात तो तुम रट लीजिए, पहला मैथ का फॉर्मूला यही समझ लीजिए। मैथ मतलब इजी भैया, इसको रट लीजिए। अभी हम लोग एक स्टेप पीछे हैं इसको पूरा करने से, ठीक है। अभी हम लोग वास्तविक संख्या को कंप्लीट किए हैं, बहुपद को किए हैं, दो चौड़े रैखिक समीकरण को किए, द्विघात समीकरण को किए, फिर समांतर श्रेणी में हम लोगों ने एक एक चीज़ों को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छा से देखा और लगभग क्लियर हो गया इतना अच्छा से कि हम लोग एनसीईआरटी को बना सकते हैं। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे उसमें जो हम बताए होंगे कि एनसीईआरटी में हम बताएंगे, उसको आप एनसीईआरटी में जा करके जरूर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करेंगे हम पहले का, बस एक छोटा सा चीज़ यूज़ करेंगे, सर्वांग समता, जो हम 9th में पढ़ाए हैं और 9th में जो पढ़ना है थोड़ा सा अच्छा से, जो कि अभी एक बार में समझा देंगे तो आप समझ जाइएगा। फिर भी अगर आपकी इच्छा होगी कि हम 9th के मैथ का भी कम, क्योंकि देखिए ऑफलाइन थोड़ी है कि एक साल बीत गया, वो हमारा दौर, वो हमारा समय चला गया, फिर से हम दोबारा उस सिलेबस को नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि दोबारा ऑफलाइन फिर से 9th का नहीं जा सकते, ऐसा होता था पहले। लेकिन अब तो वो ज़माना है नहीं। आप अगर 9th के सिलेबस को नहीं देख पाए, नहीं पढ़ पाए कोई कारणवश, चाहे वो अच्छा कारण, खराब कारण जो भी हो आपका, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस तरह से इसका 10th का मैथ का प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं, उस पर होगा पूरा मैथ का सॉल्यूशन और बेसिक पूरा चैप्टर का। उसी प्रकार 9th का भी एक है, 9th मैथ बेसिक्स। उसमें आप जाइए, उसमें आप देखिए त्रिभुज चैप्टर को, और कितना आसान चीज़ है पढ़ाई अभी के समय में कि उसको आप बस खोलिएगा, 1 घंटा समय दीजिएगा, आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। आपकी अगर इच्छा है इस बात की तो, नहीं तो चुपचाप आप पढ़ते जाइए और इतना से ही हम लोग बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपको इच्छा है कि आप और मजबूत करें अपने कॉन्सेप्ट को, तो जा करके देख सकते हैं। यानी कि इससे यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि हम लोग 9th को भी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि आज हम लोग ट्रायंगल पढ़ने वाले, त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, जिसके बेसिक्स आप जा करके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। हमारा 6ठा चैप्टर है त्रिभुज, पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो बहुत ख़राब बात है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है। बहुत ईजी है लेकिन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है अंदर से कि अरे यार समझ ही नहीं आता, इतना प्रूव करने का रहता है, कैसे कैसे प्रूव कर देता है, समझ ही नहीं आता है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आराम से आए हैं जिस जगह पे उस जगह पे रहिएगा और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी इसका जरूर देख के जाइएगा, तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जो हमारा चैप्टर है त्रिभुज, हम पढ़ाते हैं किसका? फिलहाल एनसीईआरटी का, क्योंकि इससे बढ़िया कोई भी फिलहाल नहीं है, चाहे आप आगे कुछ का भी तैयारी करना चाह रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके फ्यूचर का सवाल है। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? पहली चीज़, खुद को मजबूत बनाने के लिए, खुद का मेंटल कंडीशन अच्छा रखने के लिए। मेंटल कंडीशन कहने का मतलब हुआ समझदार बनने के लिए, चालाक बनने के लिए। दूसरी बात, इन फ्यूचर आप जब कुछ भी चीज़ का तैयारी करें, जॉब वॉब, जो कि लगभग 99% करते ही हैं, 1% ही वैसे हैं जो बिजनेस, जिनके पिताजी बहुत बड़े बिजनेस खड़ा करके गए हैं या फिर कर दिए हैं इतना कि वो नहीं भी पढ़ेगा, नहीं भी तैयारी करेगा तो उसका काम चल जाएगा, वो बिजनेस में ही आगे बढ़ जाएगा। लेकिन 99% का तो, 90% का तो यही सिचुएशन रहेगा कि आगे कहीं ना कहीं जा करके आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो वहाँ पे तो पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा तो वहाँ जो पढ़ना पड़ेगा उसी को क्यों ना अभी से ही मजबूत करके चले, है कि नहीं। और बिहार बोर्ड के तो हमको लगता है 99 क्या 100% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आगे जाकर के एकदम नौकरी का तैयारी करना ही है। तो क्यों ना हम लोग नेशनल लेवल की चीज़ों को पढ़ें जो डायरेक्ट जॉब में आने वाला है, जो आप कोई भी नौकरी का तैयारी कीजिएगा उसमें काम आने वाला है। क्योंकि वहाँ जा के फिर से तो पढ़िएगा नहीं, फिर से तो तैयारी स्टार्ट कीजिएगा नहीं, है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा क्या? एनसीईआरटी। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम इसी को लेकर के चल रहे हैं, पूरा एकदम इसी का पैटर्न पूरा लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा पीछे का सोचते हैं, और आप अगर नहीं सोच पा रहे हैं पीछे क्लास का, तो हम बताते हैं क्या सोचना है।
पीछे क्लास में जब हम लोग त्रिभुज को पढ़ते हैं, ट्रायंगल को पढ़ते हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे हम लोग रिवाइज करते हैं, जो होता है सर्वांग सम। 1 2 3 बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं, जिसका नाम होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम किस चिड़िया का नाम है? तो हम लोग 9th में एकदम रट रट के पढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं कि दो सिम एकदम सेम चीज़ है, उसको हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। सेम चीज़ कहें तो हो सकता है नहीं सुन रहे हैं। हम लोग मैथ में आकृति की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिगर्स को, आकृति को। अगर यहाँ पे एक त्रिभुज है और एक और त्रिभुज है, तो सबसे पहली बात, क्या दोनों का आकार सेम है? आकार तो समझ में आता है ना, 2 वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पे। एक आकार, अगर 9th में थोड़ा सा भी देखे होंगे तो समझ जाइएगा, नहीं देखे होंगे तभी समझ जाइएगा। दूसरा अमाप, आकार और अमाप। आकार, आकार समझते हैं ना, मतलब किसका, जैसे कि एक हम सर्कल ले लिए हैं और एक हम स्क्वायर या रेक्टेंगल ले लिए हैं, तो क्या ये दोनों का आकार सेम है? नहीं, ये सर्कल है, ये चरखुट है, ये एक तरह का ट्रायंगल या एक तरह का रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है, आकार सेम नहीं है। अब अमाप की बात करें तो मान लीजिए ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजा बराबर हो। अब अगर ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहली बात तो क्या इसका आकार समान है? कहिएगा बिल्कुल इसका आकार समान है, कोई दिक्कत ही नहीं है आकार समान रहने में। ये भी त्रिभुज 3 भुजा का, ये भी 3 भुजा में, इसका भी 3 शीर्ष, इसका भी 3 शीर्ष, इसका भी 3 कोण, इसका भी 3 कोण। अमाप यानी कि इसका साइज, चूंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है और इसके भुजाओं का जो माप है वो 5-5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कि इसका आकार तो समान हुई है, साथ में अमाप भी समान है। तो ऐसी दो आकृतियां, वैसी दो आकृतियां जिसका आकार भी समान हो और अमाप भी समान हो, उसको हम लोग कहते हैं सर्वांग सम है। क्या है? क्या कहते हैं? सर्वांग सम है। क्या कहते हैं? सर्वांग सम है। इसमें हम लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पॉइंट याद रखना था कि अगर कहीं पे 2 वृत्त है, अगर कहीं पे 2 समबाहु त्रिभुज है, अगर कहीं पे 2 वृत्त है, अगर कहीं पे 2 समबाहु त्रिभुज है, अगर कहीं पे 2 वर्ग है ना, 2 वृत्त समान माप का होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए? समान माप का होना चाहिए। 2 समबाहु त्रिभुज समान माप का होना चाहिए, 2 वर्ग समान माप का होना चाहिए। जब ऐसा दिखता है तो हम लोग आंख बंद करके कहते हैं कि वो दोनों क्या है? सर्वांग सम है। यानी मेनली हम लोगों को इस स्लाइड में याद रखने का पॉइंट, हम क्या, मेरा तरीका है, हर एक यहाँ पे हम आज ज़्यादा नहीं लाए हैं, बहुत कम लाए हैं, 24 स्लाइड्स है ना। और इस 24 स्लाइड्स में हर एक स्लाइड में आपको क्या सीखने को मिला, कुछ नया, वो आपको कॉपी में नोट करना है। और जब स्लाइड चेंज करते हैं हम, तो फटाक से उसको रिवीजन करवाते हैं कि आप क्या इसमें जितनी चीज़ें हम बताए हैं उसको एक बार दिमाग में घुमाइए, क्योंकि जो ये ऑनलाइन पढ़ने का तरीका है, ये आपके लिए बहुत कारगर तभी हो सकता है जब आप इस ट्रिक को अपनाइएगा। कौन सा ट्रिक ब्रदर? कि हम लोग इस स्लाइड नंबर 6 को अभी पढ़े हैं, तो क्या इसमें जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम बता दिए हैं, वो दिमाग में छप गया, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम गया? एक बार ऐसे आंख बंद करना है और सोचना है कि स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े हैं। ऐसे करना है, हर एक स्लाइड में ऐसा करना है आपको, ठीक है? बस आपको ज़्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड समय देना है और फटाक से आंख बंद करके सोचना है कि क्या यहाँ पे हम लोग जो चीज़ इस स्लाइड में पढ़े हैं वो हमारे दिमाग में सटीक गया या नहीं। बात समझ आई? इस स्लाइड में हम लोग बस एक चीज पे अभी फोकस किए हैं, जो आपको एकदम दिमाग में, और कॉपी में भी लिख लो, ये लिखो और बगल में लिखो कि सर्वांग सम किसको कहेंगे? तो वैसी 2 आकृतियां जिनकी अमाप भी समान हो, अमाप यानी कि समझ रहे हैं, उसका साइज, माप, और उसका आकार भी समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांग सम। जैसे हम लोग देख सकते हैं 2 समान माप का वृत्त, मतलब समान त्रिज्या का वृत्त, दोनों का त्रिज्या समान होना चाहिए। 2 समान माप का समबाहु त्रिभुज, मतलब कि दोनों का भुजा समान माप का होना चाहिए, जितना सेंटीमीटर का ये उतना ही है। 2 समान माप का वर्ग है कि नहीं, ये सब क्या कहलाएगा? सर्वांग सम कहलाएगा। या फिर सर्वांग सम का कुछ और उदाहरण ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप फोटो खिंचवाने गए, ठीक है, हाफ साइज का फोटो निकलवाया, फुल का निकलवाया, लेकिन उसी का आप अगर 2 कॉपी निकलवा लिए, क्या निकलवा लिए? 2 कॉपी। तो ऐसे भी जब हम लोग फोटो निकलवाने जाते हैं, फोटो खिंचवाने जाते हैं, तो ये नेसेसरी है कि हमेशा एक फोटो नहीं निकलवाते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं 3, 5 या 10 ऐसे निकलवाते हैं, ठीक है? तो वो जो 5 फोटो आप निकलवाए हैं, और वो 5 फोटो अगर सेम साइज का आप निकलवाए हैं और सेम कलर का,
और उसमें फेस भी सेम आप ही ने, तो आप ही का फेस ना रहेगा, ऐसा नहीं ना है कि दूसरा का है, नहीं। तो जो आप 5 फोटो निकलवाए हैं वो पांचों फोटो में आप ही है ना, बिल्कुल आप ही हैं। उसका साइज सेम है ना, बिल्कुल साइज सेम है। तो क्या वो सर्वांग कहलाएगा? बताइए, क्या वो सर्वांग कहलाएगा? अब बताइएगा। कहलाएगा, वो सर्वांग कहलाएगा, क्योंकि उस फोटो का साइज भी सेम है ना, और उसका साइज के साथ साथ उसकी जो आकार है और माप है वो भी समान है। 3/4 का अगर है तो पाँचों 3/4 का, ऐसे होता है। यानी कि यहाँ से इस स्लाइड में हम लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी हम लोगों को ये चीजें दिखती है क्या, कि उसका जो आकार है, बनावट है, वो भी एकदम फोटोकॉपी सेम है और उसका साइज भी सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो सर्वांग है। बस ये चीज हम लोग पीछे पड़े थे। और सर्वांग को कैसे लिखते हैं? अगर मान लो यहाँ पे एक चित्र ए है, एक चित्र ए है, ये है, और एक चित्र बी है, ये वाला, और दोनों हम बोलेंगे कि दोनों, हम बता रहे हैं आपको, गारंटी दे रहे हैं कि दोनों सर्वांग है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे? तो ए, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ए सर्वांग बी, ये चिन्ह होता था, है ना। बहुत आसान था, इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे, बस हम जो बोले हैं फिर से एक बार रिपीट करते हैं। दिमाग आंख बंद करना है, दिमाग में चीजों को घुमाना है। इसमें हम लोग बस पढ़े हैं कि सर्वांग कब कहेंगे, तो जब उसका आकार समान होगा और उसकी आमाप भी समान होंगे, तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि वो सर्वांग है। घुमा लिए दिमाग में, चलो ठीक है। अब नीचे देखो, बहुत आसान है। अब जब हम लोग ये पढ़े हैं, सर्वांग पढ़े हैं, तो इसी का कह सकते हैं कि एक कजन ब्रदर है, चचेरा भाई है, कौन? समरूप। कैसे ब्रदर? देखो, बस समरूप किसको कहेंगे और सर्वांग किसको कहेंगे, इसमें बस एक बात का फर्क है। देखो क्या फर्क है। समरूप किसी को हम कब कहेंगे, बस इसमें एक ही चीज देखना है कि उसका आकार समान होना चाहिए, उसका आमाप समान नहीं भी रहेगा तो चलेगा। बात समझ में आई? लेकिन इसमें फिर एक एंगल फैक्टर हो जाता है कि इसका एंगल भी समान होना चाहिए। तो ये फैक्टर कब होता है? जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की समरूपता जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एंगल एक फैक्टर हो जाता है कि एंगल समान रहेगा तबे वो समरूप कहलाएगा। लेकिन उतना दिमाग मत लगाओ, अभी बस इतना सोचो कि जब हम लोग सर्वांग पढ़े, क्या पढ़े हैं? सर्वांग, तो इसमें हमको बोला गया कि उसका आकार भी समान होना चाहिए और उसका माप भी समान होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। हम लोग ये जानते हैं, ये पढ़े। लेकिन जब हम लोग सिमिलर फिगर्स को पढ़ेंगे, समरूप आकृतियों को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बस हम लोगों को कहा जाएगा कि एक काम करो, तुम बस उसका आकार सेम रखो, आमाप से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग जब हम लोग पढ़े हैं कि दो वर्ग सर्वांग कब हो सकता है, जब इसके भुजा का मान जो है समान होना चाहिए। दो समबाहु त्रिभुज सर्वांग कब हो सकता है, जब इसके समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, ये वर्ग हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। दो समबाहु त्रिभुज सर्वांग कब होगा, जब इसके भुजा का मान समान हो। दो वृत्त सर्वांग कब होगा, दो वृत्त सर्वांग कब होगा, जब इसके त्रिज्या का मान समान हो। लेकिन यहीं पे समरूप में चेंज हो जाएगा फैक्टर। अगर आपको ये दो चीज दिख रहा है, दोनों क्या है, तो दोनों आप कहिएगा कि सर्कल, वृत्त है। क्या दोनों का आकार समान है, तो कहिएगा बिल्कुल समान है। तो जैसे ही हम लोगों को दिख गया कि दोनों का आकार समान है, दोनों का आकार समान है, चाहे एक बड़ा है एक छोटा जरूर है, दिख रहा है ना, एक बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन दोनों का आकार तो समान है, तो ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या ये सर्वांग होगा? नहीं, ये सर्वांग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर्वांग? क्योंकि इसका जो त्रिज्या है वो बराबर नहीं है, ये बड़ा है छोटा है। यहां से एक और फैक्टर हम लोगों को समझ में आएगा। कौन सा फैक्टर? कि जितना भी आकृति सर्वांग होगा, जितना भी आकृति सर्वांग होगा, वो कंफर्म है कि समरूप होगे। यानी यहां से एक नोट पॉइंट लिखना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा नोट पॉइंट? कि सभी सर्वांग आकृतियां, सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होती है।
पहला पॉइंट, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। यानी कि अगर कहीं पे आपको दिख जाए सर्वांगसम तो वो कंफर्म है कि वो समरूप होगा। रीजन ये है कि समरूप पे तो हम लोगों को बस एक ही चीज देखना था कि उसका आकार समान हो। तो आकार तो जब सर्वांगसम है तो उसका आकार भी समान होगा और उसका साइज भी समान होगा। हाँ, अरे यार आकार साइज क्या क्या बोल देते हैं, यानी कि उसका अमाप भी समान होगा और उसका आकार भी समान होगा, है कि नहीं। यानी कि बस हम लोगों को ध्यान इतना देना है दो चीजों पर, आकार और अमाप। अगर सिर्फ आकार समान है तो हम लोग कहेंगे कि वो समरूप है। अगर उसका अमाप भी समान है और आकार भी समान है तो हम लोग कहेंगे सर्वांगसम है। और जो सर्वांगसम है, गांठ बांध लो, लिख लो कहीं पे, अगर कहीं पे कोई पूछता है या एग्जाम में भी आ जाता है तो बांध लो गांठ और लिख लो कि जब आपको दिखे, क्या दिखे, कि दो आकृति सर्वांगसम है तो मेरा नाम लेकर के चुपचाप बोलना कि वो समरूप भी है। अब इसके विपरीत जाते हैं, क्या जो आकृति समरूप है वो सर्वांगसम होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, कभी ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये दो आकृति समरूप है तो क्या ये सर्वांगसम है? नहीं है सर्वांगसम। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके त्रिज्या समान है ही नहीं। लेकिन वहीं अगर ऐसा हो, दो वृत्त हो और दोनों का त्रिज्या समान हो तो क्या ये समरूप है? तो समरूप तो है ब्रदर, लेकिन सर्वांगसम भी है। यानी कि सभी, ऐसे हम लोग कहेंगे कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, और ये यहाँ पे दोनों का त्रिज्या समान है तो ये समरूप है और सर्वांगसम भी है। लेकिन ये अगर ये वाला जो आकृति दोनों वृत्त है ये सर्वांगसम है तो समरूप भी है, ज्यादा लोड नहीं लेना। यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग क्या सीखे हैं? दो बात, ध्यान से सुनो, क्या दो बात सीखी। पहली बात कि ये समरूप कौन सी चिड़िया का नाम है? तो समरूप हम लोग तब कहेंगे किसी भी दो आकृति को जब उसका सिर्फ आकार समान होना चाहिए, अमाप से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात क्या सीखे हैं? ये वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। अगर कहीं पे भी तुमको दिख जाए कि दो आकृति सर्वांगसम है तो आंख बंद करके कहना कि वो समरूप भी होंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो समरूप है तो सर्वांगसम होगा। अगर समरूप है तो सर्वांगसम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर सर्वांगसम है तो गारंटी है कि वो समरूप होगा। आई बात समझ में? इस स्लाइड में ये दो बात, यानी कि दो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से हम लोग समझे हैं। क्या क्या समझे हैं? यहाँ से क्या कहेंगे हम लोग? देखो कैसे कैसे स्लाइड है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बेसिक क्लास है, बेसिक तो हम लोग एकदम बेसिक से उठाते हैं, छोटे छोटे चीजों को जो चैप्टर बनाते समय परेशान करता है उन सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ताकि एनसीईआरटी में एकदम धुआं उड़ा करके बना सके, है कि नहीं। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे? तो पहला पॉइंट तो हम लोग कहेंगे कि सर्वांगसम, और दूसरा पॉइंट कहेंगे समरूप। अब कोई आकृति सर्वांगसम कब होगा ब्रदर? तो उसका आकार समान हो और अमाप भी समान हो, है कि नहीं। कोई आकृति को समरूप कब कहेंगे ब्रदर? तो कब कहेंगे? तो हम लोगों को सिंपल तो बस एक ही चीज देखना है कि इसमें बस होना ये चाहिए कि उसका आकार एक जैसा समान हो। अगर उसका अमाप समान है या नहीं है इससे फिलहाल हम लोगों को मतलब नहीं, मतलब है उसका आकार समान होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि जितना भी सर्वांगसम आकृति है वो समरूप होगा। ये पॉइंट दोनों के लिए, जितना भी सर्वांगसम आकृति है सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। समझ आई बात? सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। लेकिन इसी के विपरीत पूछेगा क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है? नहीं। यानी इस स्लाइड में बस इतना ध्यान रखो। और अगर हम लोग फिगर की बात करें तो आ जाते हैं फिगर पे और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं
और बताना है कौन सर्वांग सम होगा, कौन समरूप होगा, कौन नहीं। धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है, प्राकृतिक चीज है कि आपको अभी होगा कंफ्यूजन, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आगे देखते जाइए। लास्ट में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जो आपके आने वाले लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत काम देगा। और इस स्लाइड में क्या है, चलो दिमाग आंख बंद करो और सोचो इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। सर्वांगसम समरूप में क्या क्या चीजें हैं। पहले सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होगी, कंफर्म है होगा। और सभी समरूप सर्वांगसम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर्वांगसम कब होगा, जब उसका आकार समाप हो, उसका अमाप समान हो। समरूप कब होगा, बस आकार समाप हो। और ये चीजें अभी हम लोग बहुभुज के लिए पढ़ रहे हैं। जब त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे तो कैसे समरूप होगा, उसमें एंगल भी एक फैक्टर बन जाएगा। देखो कैसे बन जाएगा। आ जाओ इस स्लाइड में देखो इसको। अब बताओ क्या ये दोनों, ये तीनों ताजमहल समरूप है? ये तीनों ताजमहल समरूप है? हाँ, अभी हम लोग क्या क्या मेन फैक्टर हमारा क्या है, समरूपता का नियम पढ़ना है हम लोगों को। इस चैप्टर में समरूप पढ़ना है। सर्वांगसम को गोली मारो। सर्वांगसम ज्यादा नहीं नाम है, यहाँ पे नाम ही नहीं है पूरे चैप्टर में, बस थोड़ा सा एक बेस को मजबूत करने के लिए बताया गया, तो उसको गोली मारो। अब सुनो, बताओ क्या तीनों ताजमहल, ताजमहल ए, ताजमहल बी, ताजमहल सी, तीनों समरूप है या नहीं? तो हम क्या बोले हैं कि आकार समान होना चाहिए। ई बड़ा है, ई बड़ा छोटा है, इससे भी छोटा, इससे कोई मतलब है ही नहीं। क्या समान होना चाहिए, आकार। क्या इसका आकार, इसका आकार, इसका तीनों का समान है? बिल्कुल है। तो हम लोग कहेंगे ये तीनों क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। आप फॉर्म भरिएगा, कुछ कीजिएगा तो फोटो खिंचवाए जाते हैं, खिंचे खिंचे, हाँ एकदम हीरो वाला। तो जब फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 30 रुपया में 5 गो, अब 50 रुपये में 10 फोटो निकालेगा, निकालता है ना। तो जब आप 30 रुपये में 30 रुपये में 5 फोटो निकलवाते हैं तो वो पांचों फोटो जो होता है उसका साइज भी समान होता है और उसमें आप ही आप होते हैं, मतलब उसका आकार तो समान है ये। तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं कि वो सारा फोटो सर्वांगसम होगा। और क्या बोले हैं, अगर सर्वांगसम है तो कंफर्म है समरूप होवे करेगा। और इसमें सर्वांगसम नहीं है ये तीनों, लेकिन ये समरूप है। और अभी हम लोग समरूप की चर्चा करेंगे। किसकी, समरूप। अभी इस दोनों को देखो, अभी हम लोग बहुत समरूप समरूप कर रहे हैं ना, अब इस दोनों को देखो और बताओ क्या ये दोनों आकृति समरूप है या नहीं है। यहां से हम लोग समझते हैं कि समरूप होने के लिए कोई बहुभुज में, लेकिन उससे कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कौन कौन से सिचुएशन में हम लोग आंख बंद करके कहेंगे कि ये आकार समरूप है। कौन कौन से सिचुएशन, अभी 2 सिचुएशन दे रहे हैं। पहला, अगर कहीं पे 2 वर्ग दिख जाए, क्या दिख जाए, वर्ग दिख जाए। अगर कहीं पे वृत्त दिख जाए, क्या दिख जाए, वृत्त। 2 वृत्त, 2 वर्ग, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, लो ना यार कितना वृत्त लेगा, और क्या दिख जाए, वर्ग दिख जाए। जब ऐसा सिचुएशन हो कि कहीं पे वर्ग दिख जाए और कहीं पे वृत्त दिख जाए, तो आंख बंद करके कहना कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो कहिएगा है सर, जब जानवे करते हैं कि सभी वर्ग समरूप होता है, सभी वृत्त समरूप होता है, चैप्टर खत्म कीजिए, बात खत्म। हाँ, लेकिन यही तो पॉइंट है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि कितनों आप वर्ग बड़ा छोटा बनाइए उसका आकार तो सेम रहेगा, कितना भी आप वृत्त को बड़ा और छोटा बनाइए उसका आकार तो समान रहेगा। लेकिन यहीं पे एक नया चीज का जन्म होता है कि अगर वो वर्ग और वृत्त ना रहे तो दुनिया बहुत सारा बहुभुज है यार, तो उसको कौन पढ़ेगा। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पढ़ना है हम लोगों को ट्राइंगल को, यानी कि त्रिभुज को। तो अब त्रिभुज को पढ़ेंगे या कोई ऐसे बहुभुज को पढ़ेंगे जो वर्ग ना हो और वृत्त ना हो, तब वो समरूप कैसे होगा। तो इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे। सबसे पहली बात, उसका एंगल को देखेंगे। एंगल उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण यानी ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। बोला है अभी तो आप बोले कि खाली आकार समान होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे समरूप है। अब बोल रहे हैं इतना बड़ा लफड़ा लगा रहे हैं। यही तो पॉइंट है। यही तो एक मतलब कि बिजनेस से सेल जब करने के लिए सिखाएगा ना आपको कोई चीज बेचने के लिए, तो इसमें ऐसा ही सिखाएगा। सबसे पहले अब जैसे स्कूल का रियलिटी बताते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों हैं
तो उसमें जब एडमिशन लेने की करवाने की बारी आती है, जब टीचर लोग घूम घूम के एडमिशन लेता है, इनमें एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो पहले बताता है गार्जियन को कि कुछ नहीं, हम लोग तो एडमिशन फीस फ्री ले रहे हैं, मतलब एडमिशन फ्री हो रहा है। गार्जियन खुश, यार वाह, फ्री एडमिशन हो रहा है, मजा आ जाएगा, पैसा लगवे नहीं करेगा। लेकिन उधर तैयार हो गया, बोलेगा फ्री, हाँ ठीक ठीक, अब तैयार हो गए, चलो हम लोग एडमिशन करवाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आप आइए स्कूल में मिलिए, फ्री एडमिशन है, एडमिशन करवा लेंगे। स्कूल पहुंचा, एगो वहाँ काउंटर लगल है, एगो वहाँ काउंटर लगा हुआ है, एगो वहाँ काउंटर लगा हुआ है। वो बोलेगा मंथली 2 महीना का हम लोग पहले ले लेते हैं अंकल, तो 2 महीना पहले दीजिए। थोड़ा सा आपको साल में एक बार बुक भी खरीदना पड़ेगा, चलिए उसका भी पैसा दीजिए। टाई बेल्ट बिना तो अच्छा लगेगा नहीं, उसका भी पैसा दीजिए। और बाहर वो दुकान देख रहे हैं, वहाँ पे ड्रेस मिलेगा, उसका भी पैसा दे दीजिए। अब ये समझता है, अच्छा अच्छा एक चीज और छूट गया, क्या? साल भर के लिए एक ही बार हम पैसा लेते हैं एनुअल फी, उसका भी पैसा दे दीजिए। अब दिमाग सनका गया कि आए, आप तो बोले थे कि फ्री एडमिशन हो रहा है, तो ये सब पैसा ऐसा होता है ना? हाँ, बिजनेस पहले तो बोला गया कि पूरा फ्री है, तो ये सब का पैसा आप जोड़ रहे हैं जी? तो ये सब तो नेसेसरी है, तो करना तो पड़ेगा, पढ़ने के लिए आएगा तो। हाँ, ऐसे करके लूटा जा रहा है सब, समझे? अब वैसा ही हम शुरू में आपको बताएं कि समान आकार होना चाहिए, उसको हम लोग समरूप कहेंगे, तो मजा आ गया होगा, कोई टेंशन ही नहीं, दिमाग पे जोड़े नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैथ ही तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके बिना दिमाग पे जोड़ पड़े, आप समझ जाइए। फिर रसे रसे क्या बोल रहे हैं? 2 ही तो बात बोल रहे हैं। पहला बात ये बोल रहे हैं कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि उसके भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत लगा लीजिएगा आप, अनुपात समान होना चाहिए। अब बोलिएगा ये बहुत गलत किए हैं आप, अभी अभी बोले हैं कि खाली आकार समान होना चाहिए और ऐसे ऐसे कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, आराम से समझ जाएगा। संगत कोण यानी कि यहाँ पे कोण को देखो ना तुम, बराबर है या नहीं। कैसे देखेगा? देखो, कोण डी कोण इसके बराबर है, बिल्कुल है, संगत कोण है, इसके बराबर। दूसरा, सी आर के बराबर है, बिल्कुल है। ए पी के बराबर है, बिल्कुल है। अब लिखे क्यों, बस देख लो तुम। अब संगत भुजा कैसे बराबर है? ये वाला बटा ई वाला, यानी कि संगत भुजा इधर वाला के साथ हो गया, बटा करो दोनों, अनुपात बराबर होना चाहिए ना। 2.1 बाई 4.2, फिर ये वाला 2.5 बटा 5.0, ये फिर ये वाला 1, सबको एक ही में इक्वल करना है, ठीक है? आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये वाला बटा में ये, डी ए डी बटा में एस पी, 2.1 बाई में 4.2, ये बटा में ये, यानी कि 2.5 बटा में 5.0। फिर देखो ऊपर वाला 2.4 बटा में 4.8 बराबर, नीचे वाला देखो 1.5 बटा में 3.0, ये कटेगा 2 आएगा, ये कटेगा 2 आएगा, ये कटेगा 2 आएगा, ये कटेगा 2 आएगा, यानी कि सभी भुजाओं का अनुपात भी समान हो गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है समरूपता के लिए कि उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण, ये वाला संगत कोण यानी, और उसके सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। और यही रूल अब पूरे त्रिभुज में लगेगा। तब हम लोग पाते हैं कि ये जो डी सी बी ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे ए बी सी डी, वो ई का नाक बना दिए हैं सर, हमको तो बुझाइए नहीं रही। यही है साइन, समरूपता का साइन यही है। अगर दो आकृति समरूप है तो दोनों को हम लोग इस साइन की मदद से लिखेंगे, ठीक है? ये गलत हो गया, इस साइन की मदद से लिखेंगे। ए बी सी डी जो है वो पी क्यू आर एस के समरूप है, और हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो एस आर क्यू पी के समरूप है। एस आर क्यू क्यों ऐसा नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोगों को जब भी लिखना है समरूप आकृतियों के बारे में तो उसका क्रम समान होना चाहिए। इसका क्रम इधर से ऐसे है तो इसका क्रम भी इधर से ऐसा होना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इस स्लाइड में हम लोग क्या सीखे हैं? बहुत कॉमन सी बात सीखे हैं कि बहुभुज अगर रहेगा तो उसमें एंगल तो आपको पता चल जाएगा, चाहे वो त्रिभुज रहे चाहे कोई बहुभुज रहे, तो उसमें हम लोगों को एंगल देखना है, कोण देखना है, उसके संगत कोण समान होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए संगत कोण। दूसरी बात, उसके भुजाओं का अनुपात, 3 चीज
स्लाइड में सीखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बेसिक पॉइंट्स। पहला कि कोण एकदम बराबर होना चाहिए, सभी कोण बराबर नहीं होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर संगत कोण बराबर होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे समरूप है। सेकेंड पॉइंट, भुजाओं का अनुपात देखो समान आया ना, 1/2 1/2, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे समरूप है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग जब दर्शाएंगे कि ABCD या फिर कोई भी आकृति समरूप है तो उसका साइन ये होगा और उसका क्रम समान होना चाहिए, ABCD PQRS, तो एकदम समान क्रम में होना चाहिए। धीरे धीरे ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा दुखा होगा कि अरे क्या बोल रहे हैं, क्रम समान होना चाहिए, टेंशन मत लो, धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बताओ क्या ये आकृति समरूप है या नहीं? सर्वांगसम लगता है भूल गए, हाँ बिल्कुल भूल गए, सर्वांगसम से अब लेना देना नहीं, अब हम लोग को पूरा चैप्टर में पढ़ना है समरूप समरूप समरूप। बताओ ये आकृति समरूप है या नहीं? इसको देख करके तुम ये मत समझ लेना कि ये वर्ग है, हम क्या बोले थे, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और इसी रूल को अप्लाई करते हुए कोई गधा बोल देगा कि दोनों समरूप है तो मारेंगे चटाक से। क्यों? क्योंकि ये दोनों देखो वर्ग ये है लेकिन ये वर्ग नहीं है ब्रदर, इसका कोण समान है लेकिन इसका भुजा का अनुपात समान नहीं है ब्रदर। कैसे? देखो ठीक है, ये 90 90 90 90 90 90 डिग्री 90 डिग्री सब 90 90 डिग्री है, यानी कि कोण तो समान है। 2 रूल था ना, 2 पॉइंट था ना। पहला पॉइंट संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरा पॉइंट भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो बहुत अच्छा से फॉलो कर रहा है कि संगत कोण बराबर है, लेकिन दूसरा पॉइंट फॉलो करिए नहीं रहा है। कौन सा दूसरा पॉइंट? भुजाओं का अनुपात, इसका इसके साथ 3/3 नीचे लिखते हैं हम लोग, इसका इसके साथ 3/3.5, इसका इसके साथ 3/3, इसका इसके साथ 3/3.5। देखो ये तो कट करके 1 आ जाएगा, लेकिन ये तो 3/3.5 ही रह जाएगा, ये तो कट करके 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.3, यानी कि देखो सभी भुजाओं का अनुपात समान आया? नहीं आया, 1 आया है, 3/3.5 आया है, बराबर 1 आया है, 3.3/5 आया, 3/3.5 आया। क्या ये समान आया है? नहीं आया। और जब समान नहीं आया है भुजाओं का अनुपात, तो हम लोग कहेंगे ये समरूप नहीं है। आराम से आसानी से हम लोग कहेंगे ये समरूप नहीं है। कब समरूप होगा ब्रदर? तो जब इसके संगत कोण तो बराबर होंगे ही, साथ में भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि ये समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में आई? इस स्लाइड में हम लोग क्या सीखे हैं? बस जो पीछे सीखे थे उसको टेस्ट किए हैं, याद रखना है, बहुत आसान आसान से चीज है। अब बताओ क्या ये दोनों आकृति समरूप है? समरूप है या नहीं है या नहीं? बताओ। तो इसमें जब तुम देखेगा तो 2.1 4.2 ये दोनों क्या है? तो सही में यार भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन ब्रदर कोण जो है वो 90 डिग्री इसका है और इसका नहीं है। दोनों बात लागू होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, और इसका संगत कोण बराबर नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, यानी ये भी समरूप नहीं होगा, ये भी समरूप नहीं होगा। आपको नोट्स में ये सारी बातें लिखते चलना है और साथ में वहां पे अपने शब्दों में लिखना है सारे पॉइंट्स को कि कब समरूप हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कब क्या हो रहा है, सारे पॉइंट्स को सुंदर से जरूर लिखते चलना है। यानी कि ये जो है समरूप नहीं होगा। रीजन क्या है ब्रदर? रीजन ये है कि इसके भुजाओं का अनुपात तो समान है लेकिन इसका संगत कोण बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, चोर का दोस्त भी चोर। बहुत आसान सा टॉपिक है, चोर का दोस्त भी चोर, बहुत आसान सा हेडिंग है। जब कोई चोर है और उसके साथ कोई दोस्ती निभा रहा है, साथ में जा रहा है, तो वो भी चोर होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि ए एक कोई बहुभुज है जो बी के साथ समरूप है, यानी ए जो है वो बी से समरूप है, और यहीं पे एक और सी भी है जिसका ए से तो लेना देना नहीं है, लेकिन बी जो है वो सी से समरूप है ना? ए जो है बी का समरूप है और बी जो है सी का समरूप है, सिमिलर फिगर्स। तो अगर हम पूछते हैं कि बताओ क्या ए जो है सी से समरूप है या नहीं है,
तो हमेशा याद रखना है, इस पॉइंट को पूरे चैप्टर में यूज होगा कि अगर दो आकृति समरूप है, पहला दूसरे का समरूप है, दूसरा तीसरे का समरूप है, तो 100% गारंटी हम देते हैं कि पहला तीसरे का भी क्या होगा, समरूप होगा। समझ आई बात? बात समझ आई? समझ आई बात? बहुत आसान था, बहुत आसान था कि अगर कोई चोर है और उसका दोस्त है, ठीक है, और साथ में गया चोरी करने, तो वही चोरी निकालेगा गधा। अगर पहला और दूसरा आकृति समरूप है और दूसरा और तीसरा आकृति समरूप है, तो क्या पहला और तीसरा आकृति समरूप है? बिल्कुल है। ऐसा हम लोगों में भी होता है कि तुम्हारा कोई दोस्त है और उस दोस्त का कोई दोस्त है, तो क्या वो तुम्हारा दोस्त हुआ? अरे यार तुम लोग तो एकदम पहचान बनाने में आ गए। अरे वो चिंता है फलाना के, वो उसको चिंता है, वो उसको चिंता है, और हम उसको चिंते हैं क्योंकि वो उसको चिंता है। ऐसा होता ना? वही चीज है यहाँ पे भी, पढ़ाई में भी यार कुछ अलग थोड़ी है, जो हम लोग रियल लाइफ में करते आ रहे हैं, बस वही चीज है कि अगर कोई आकृति ए बी का समरूप है, इसको जब हम लोग रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे, बनाएंगे, तो वहां पे और मजा आएगा। अभी तुम लोग दिमाग में एक मोटा मोटी रखो और लिखो कि अगर कोई आकृति ए बी के समरूप है और कोई आकृति बी सी का समरूप है, तो वो ए आकृति सी का भी समरूप होगा। बहुत आसान है, भाई का कॉमबैक हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ओ माय गॉड, क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन डर से भाग गया। देखो क्वेश्चन भी डरने लगा है। ऐसा कमबैक किसी का हुआ है कि क्वेश्चन भी डरने लगे? देखो मेरा कमबैक हुआ है। वी आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनी। हम लोग अपने इंडियाज नंबर 1 एजुकेशन चैनल बैलेंस से बस एक स्टेप पीछे हैं ब्रदर, उसके बाद बनने वाले एक स्टेप बाद, ठीक है? तो इसको एकदम ध्यान में रखो और तुम लोग प्यार एकदम बरसाओ, एकदम कड़क के जैसा बरसा रहा है, ताकि एकदम एक स्टेप ऐसा फॉलो हो जाए कि देख के सबको अचंभा लगे कि ये हो क्या गया। कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्ठक में कुछ शब्द हैं, जैसे सभी वृत्त होते हैं, क्या सर्वांग समरूप क्या होते हैं? बताओ क्या होते हैं? सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं? नहीं ब्रदर, सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हो सकता है दोनों दो वृत्त बनाए और एगो का त्रिज्या 5 हो, एगो का त्रिज्या 6, तो क्या ये इसका त्रिज्या 5 और इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो बताओ क्या दोनों सर्वांग सम है? नहीं ब्रदर, लेकिन सभी वृत्त समरूप होते हैं। हम पहले ही पॉइंट में लिखवाए हैं तुमको कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। मजा आ गया? आया कि नहीं आया? पीछे ही बताए थे कि नहीं बताए थे? बिल्कुल बताए थे कि सभी वृत्त क्या होते हैं ब्रदर? समरूप होते हैं। सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं होंगे। एक वर्ग हो सकता है 5 सेंटीमीटर भुजा का हो, एक वर्ग हो सकता है 10 सेंटीमीटर भुजा का हो, तो क्या ये सर्वांग सम होगा? नहीं होगा। सर्वांग सम होने के लिए आकार के साथ साथ उसका माप भी समान होना चाहिए, जितना सेंटीमीटर का है उतना सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। लेकिन समरूप होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समरूप में तो बस आकार समान होना चाहिए। मजा आ गया यहाँ पे भी। और एक और पॉइंट, ये 2 पॉइंट तो पीछे बता दिए थे, सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी वर्ग समरूप होते हैं। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो हम अभी आपको नहीं बताए थे, वो सुन लो। कौन सा पॉइंट? कि सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होता है? कौन ऐसा त्रिभुज है जो सब समरूप होता है? तो ये हमारा होगा समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नहीं ब्रदर, समबाहु त्रिभुज। अगर तुमको कहीं भी समबाहु त्रिभुज दिख गया, कहीं भी तुमको क्या दिख गया? समबाहु त्रिभुज, तो आंख बंद करना, कान बंद करना, जोर से चिल्लाना कि समरूप है। समझ में आई बात? यानी मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पॉइंट इस स्लाइड का पहले तुम नोट करो और याद रखो, अपने भाषा में लिखो, अपने पेंसिल से लिखो, चाहे उसको खल्ली से रगड़ो, लेकिन लिखो और याद रखो हमेशा के लिए। इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है और इस स्लाइड का कि अगर तुमको 2 वृत्त दिखेगा, चाहे सभी वृत्त बहुत सारा दिख गया, तो हम लोग कहेंगे सभी वृत्त क्या है? समरूप है। और कहीं पे भी सभी वर्ग दिख गया तो क्या कहेंगे? सभी वर्ग समरूप हैं। और कहीं भी आपको सभी समबाहु त्रिभुज दिख गया बहुत सारा, तो क्या कहेंगे? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप है। चाहे वो कोई भी सेंटीमीटर का हो, उससे मतलब नहीं है। सेंटीमीटर का मतलब कब रहता है? जब सर्वांग सम पूछता है। लेकिन सर्वांग सम इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है समरूप। सर्वांग सम तो बस हम लोगों को बेस मजबूत करने के लिए, पीछे के लिए थोड़ा सा याद रखना है। यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पॉइंट आपको याद ही होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है ब्रदर? कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। अगर उसके भुजाओं समान भुजा रहेगा तबे ना समरूप होगा यार। लेकिन साथ में उसका और क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला, उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं हो। क्या होना चाहिए? तो उनके, पहला पॉइंट, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। 2 पॉइंट, लास्ट पॉइंट और इस 4 नंबर का 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। 2
बहुभुज समरूप कब होगा, दो त्रिभुज समरूप कब होगा, ये तीनों में तो मतलब ही नहीं है कौन से समरूप। वृत्त के लिए तो कौन से मतलब ही नहीं है, वर्ग के लिए तो समरूप होने के लिए कौन से मतलब ही नहीं है, समबाहु त्रिभुज को भी समरूप होने के लिए कौन से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब बात आएगी भुजाओं एक बहुभुज की, जो ना वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ना वो वर्ग है, ना वो वृत्त है, ऐसा कोई बहुभुज है, तो वहां पे हम लोगों को दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। क्या कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, और दूसरा उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, जो कि पीछे हम इस चीज को रिपीट किए थे और यही चीज हमारा एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में भरने के लिए दे दिया है। बताइए कोई दिक्कत होगा यहाँ तक। इस पांचों पॉइंट में बहुत क्वेश्चन छुपा हुआ ब्रदर, इसको एकदम सुंदर से नोट करो और हमेशा के लिए याद 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 रखो। कोई दिक्कत होगा इस पॉइंट में? नहीं होगा दिक्कत। और अगर इस पॉइंट में दिक्कत नहीं है तो आ जाओ, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत आराम से, बहुत आराम से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में दो दो भिन्न उदाहरण दीजिए। नीचे कुछ युग में है, उसका दो दो उदाहरण दो, दो उदाहरण देना। दो समरूप आकृति बनाओ, बहुत आसान है, पीछे ही बताए हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। तो आंख बंद करके दो गो वृत्त बना दो, दो गो वृत्त बना दो, पहला दूसरा, ये लो दोनों समरूप हो गया। बात समझ में आई? एक और लो, ये पहला हो गया, ये दोनों समरूप हो गया। दूसरा, और क्या क्या समरूप हो सकता है ब्रदर? तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि समान एंगल वाला यानी कि समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। दो समबाहु त्रिभुज बना दिए, ये लो, ये लो, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हो गया, ये भी समरूप हो गया। और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, कौन ऐसा दो बनाएंगे जो समरूप नहीं है? बहुत आसान है, एक बना देते हैं ब्रदर हम आयत, एक बना देते हैं ब्रदर हम त्रिभुज। बताओ क्या ये दोनों समरूप है? नहीं है। बहुत आसान था, इस क्वेश्चन में ही पगला जाता है कोई कोई। लो, एक बना दिए हम दूसरा में वृत्त, और एक बना दिए दूसरा में हम कुछ और वर्ग बना दिए। लो बताओ, ये दोनों वर्ग तो नहीं बन पाया लेकिन वर्ग जैसा बन गया, क्या ये दोनों समरूप है? नहीं है। क्या ये दोनों समरूप है? नहीं है। पर ये दोनों तो समरूप है। ये दोनों तो समरूप है। समझ आई बात? इस स्लाइड में हम लोग खुद का दिमाग यूज करना था। और भी बहुत सारे ऐसे आकृति तुम बनाओ जो समरूप हो। बस दो कंडीशन याद रखना कि अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर वृत्त है, अगर वर्ग है, तो आंख बंद करके कहो कि वो समरूप है। लेकिन उसके अलावा कोई और बहुभुज अगर तुम बना रहे हो तो ध्यान रखेगा कि उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उसके भुजा समानुपाती होने चाहिए, तब उसको हम लोग समरूप कहेंगे। और नहीं समरूप में तो कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो, नहीं समरूप होगा। ऐसा नहीं समान बना देना, समान नहीं होना चाहिए तो वो समरूप नहीं होगा। बताइए, चलिए हम लोग तो पीछे बता दिए थे, अब आप बताइए कि ये जो है एक चतुर्भुज दिया गया है, क्या ये समरूप है या नहीं है? और ये आपके होमवर्क के लिए बेसिक क्लास में बेसिक सी बातें, बहुत हल्की सी बातें, जो आंख चटकते ही कोई बना देगा। जो लड़का थोड़ा सा सीख गया, जान गया, उसके अंदर तो खून खोल रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं तुमको, ये करता। टेंशन नहीं लो, हम उसके लिए पढ़ाते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता है कि नहीं। जो पढ़ने वाला है वो तो कहीं से भी टॉप कर रहा है, कहीं से भी कर लेगा, वो बेचारा पढ़ ही लेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला है वो उस रफ्तार को मैच नहीं कर पा रहा है ना, तो उसके लिए हम कम रफ्तार में लेके आए। देखो तुम धीरे धीरे देखो, समझो बातों को, एकदम बेसिक से चलो और समझो, बनाओ इसको और बताओ क्या होता है। बताइए, ठीक है? कमेंट में फेंक इसको मारिए, क्या है नहीं है। त्रिभुजों की समरूपता। नाउ हम लोग अपने डेस्टिनी पे पहुंच चुके हैं, जो इस चैप्टर का मेन जड़ है और जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। एकदम त्रिभुज की समरूपता ही इसमें हम लोगों को पढ़ना है। अब सिंपल बात है, हम लोग फिर से चलेंगे वहीं पे जहां से स्टार्ट किए थे कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे ब्रदर? कौन ऐसा घड़ी आएगा, कौन ऐसा सिचुएशन आएगा जब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है? बताओ, कौन ऐसा घड़ी आएगा जब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है? बताओ। कमेंट में फेंक के मारो, कौन ऐसी घड़ी आएगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं? कौन ऐसा घड़ी आएगा, कौन ऐसा समय आएगा, कौन ऐसा टाइम आएगा? चलो बताओ। बहुत आसान है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। हम लोग दो पॉइंट लिखेंगे। पहला,
संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा, सभी भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे हम दो त्रिभुज, लेकिन समबाहु त्रिभुज जैसे दिख जाएगा तो कह देना कि वो क्या है, समरूप है, लेकिन अलग है तो देखो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। ए बी सी पी क्यू आर, कब कौन सा क्रम फूटेगा तो बोलेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है। पहला क्रम ये होगा कि एंगल समान होना चाहिए, 60 60, इधर क्या कर दें 60, 180 डिग्री होना चाहिए तीनों मिलाकर, है ना। तो कितना बचा है, 120 बचा है ना। यहाँ कर देते हैं 70, यहाँ कर देते हैं 70, कितना बचा 713, 130, 30 और 50 डिग्री और बचा, 30 50 80। अब देखो क्या ये समबाहु त्रिभुज है, नहीं, तो अब सोचना पड़ेगा कि समरूप है कि नहीं। इसके भुजा क्या है, 8 16 5 10 12 24। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, संगत कोण तो बराबर है ब्रदर, 1 2 3। उसके बाद क्या देखना है कि भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। ये भुजा 8/16, ये भुजा 5/10, ये भुजा 12/24। काटो, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। देखो तो भुजा समानुपाती आया, बिल्कुल आ गया यार। तो जैसे ही भुजा समानुपाती आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और इसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। समरूप का साइन देना है सुंदर से ऐसे, किसके, तो त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। बहुत आसान सी बात था। कोई दिक्कत होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। बताओ ब्रदर, क्या इस क्वेश्चन तक तुमको कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है? अगर इस क्वेश्चन तक तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है तो अब इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पढ़ा रहे हैं, नाम थेल्स के नाम से आ गया क्योंकि ये इनको प्रूव किए थे, बताए थे, इसीलिए इनका नाम आ गया। अभी ऐसा हो अगर हम तुमको बोले कि तुम एक काम करो, ये दोनों उंगली ऐसे सटाओ, सटाएगा जैसे तुम फोन के अंदर घुसेगा और मेरे पास आ जाएगा। अगर तुम्हारा ये दोनों उंगली सट गया तो, और बहुत लोगों का सट जाएगा और वो फटाक से मेरे अंदर आ जाएगा फोन के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम एजी प्रोसेस दे देंगे। एजी गायब प्रोसेस, क्या नाम दे बोलो, तुम लोग कमेंट में बताओ क्या नाम देंगे। नाम दे दिए और वो मेरे नाम से छप जाएगा कि चलो ये ऐसा ऐसा बोले थे, ऐसा होता है। वैसा ही हुआ, क्या हुआ कि अगर हम लोग एक त्रिभुज लिए हैं, क्या लिए हैं, चलो सुंदर सा त्रिभुज लेते हैं एकदम अच्छा शेप में। एक त्रिभुज लिए हैं हम लोग, ये रहा हमारा त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या है, तो एकड़ू बेकड़ू सीकड़ू। अब कहा कि कोई भी एक भुजा के समांतर दो भुजा को काटते हुए एक रेखा बनाओ। बात समझ में आई, नहीं आई, अब आ जाएगी। बात यह है कि तुम एक त्रिभुज लो और उस त्रिभुज में कोई भी एक भुजा के समांतर दो भुजा को टच करते हुए एक लाइन लो। अभी भी बात समझ में आई, नहीं आई, ठीक है, आएगी आएगी। कह रहा है कि मान लो BC के समांतर हम AB और AC को काटने वाला एक लाइन ले लिए। अभी वो बात समझ में आई, नहीं आई, आ जाएगी, टेंशन नहीं। कह रहा है बहुत आसान से भाषा में कि BC के समांतर AB और AC को टच करते हुए एक समांतर लाइन लिए हैं। यानी कि यहाँ पे हम DC एक लाइन लिए हैं, DC नहीं यार, C तो ऑलरेडी है। DE एक लाइन लिए हैं, DE एक लाइन लिए हैं, DE एक लाइन लिए हैं जो समांतर है BC के। इसका मतलब समझता है ना, ये दो लाइन खींचने का मतलब इस समांतर को बताता है, पता है ना, नहीं पता है तो अभी पता कर लो। ऐसा अगर हो, पहला सिचुएशन कि अगर इस BC भुजा के समांतर DE एक लाइन खींचे हैं जो AB और AC को टच करता है। फिर से सुनना, इस वर्ड में ही छुपा हुआ है। BC के समांतर एक DE लाइन लिए हैं जो AB और AC को कट करता है, पहला सिचुएशन। दूसरा, यहाँ पे पहले नाम दे लेते हैं P Q R, यहाँ पे क्या नाम ले दे, कुछ बचा ही नहीं यार, बचा यार Y X Z, ये कोई मतलब है, कुछ भी ले लो चलेगा। अब दूसरा सिचुएशन ये कहता है
अभी तो नीचे वाला भुजा को लिए, अब इधर वाला भुजा को लेते हैं। मान लेते हैं PQ के समांतर LM एक रेखा ले ली है। LM किसके समांतर? PQ के समांतर LM एक रेखा लेनी है। कोई दिक्कत नहीं की, यानी कि इस भुजा के समांतर एक ले लिए, फिर इस भुजा के समांतर एक ये ले लिए, अब इस भुजा के समांतर यानी कि YZ के समांतर एक और लेते हैं। अगर नाम सेम भी रखते तो चलता, लेकिन मेरा मन किया अलग रखने का तो अलग रखें। अब YZ के समांतर एक और लाइन ले लिए हैं GH। दिख रहा है? इसमें सिचुएशन ये है कि YZ समांतर है GH के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो थेल्स चाचा बोल के गए हैं, जो कि मेरे अपने 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 दादा थे। तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, बोलेगा झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, बोलो, पर थे तो यार, तुमको विश्वास हो या ना हो। तो वो हमको बोल के गए, एकदम कान में आए, रात को बोले कि देखो ऐसा ऐसा है, होता कि जब तुम कोई त्रिभुज लेगा और उस त्रिभुज में कोई भुजा के समांतर एक और रेखा लेगा और वो रेखा जो है उन दो भुजाओं को कट करेगा। जैसे कि 3 गो तो भुजा ही होता है त्रिभुज में, तीनों में क्या क्या कंडीशन है? पहला कि कोई भुजा के, अरे यार क्या देख लिया, ऐसा नहीं समझो, गलत नहीं समझना, ठीक है ना। एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा लेंगे, जो दोनों भुजा, दो और भुजा बचन जी, एक समांतर लिए, ये दो बचन है, ये दोनों को टच करेगा। देखो इस भुजा के समांतर एक और रेखा लिए DE, जो AB और AC को कट कर रहा है। इसमें भी देखो PQ के समांतर LM एक रेखा लिए, जो RQ और PR को कट कर रहा है। इसमें भी देखो क्या है, इसमें है कि YZ के समांतर GH एक रेखा लिए हैं, जो ZX और YX को कट कर रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा पोता, तो तुम बोलना कि इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात समान होगा, यानी कि AD बटा DB वो बराबर होगा AE बटा EC के। ओ माई गुटा रूला, इतना आसान सा बात था, बिल्कुल यही थेल्स पर में है, बहुत आसान है। अब दोनों अपोजिट भी चलेगा, कभी ऐसा हो कि ये दोनों का अनुपात समान दे दे, उसके भुजाओं का अध्व अनुपात AD बटा DB AE बटा EC के बराबर दे दे, तो हम लोग कहेंगे कि DEBC क्या है? समांतर है। अब यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करो, PQ जो है LM के समांतर है, इसका मतलब है कि PL बटा LR, जिधर से लेगा उधर से लेगा, अगर इधर से लेगा तो दोनों को इधर से लेगा, और इधर से लेगा तो दोनों इधर से, तो इधर से लेते हैं PL बटा LR जो है वो QM बटा MR के बराबर होगा। थर्ड सिचुएशन, जब YZ GH के समांतर हो, तो क्या होगा ब्रदर? XH बटा HZ जो है वो बराबर होगा XG बटा GY के। बात समझ में आई? गई नहीं आई? चलो एक और लेते हैं, बहुत आसान सा। यानी कि अभी जो 3 बार हम तुम्हारा दिमाग खराब किए, वो तुम्हारा दिमाग 3 बार नहीं खराब होना चाहिए था, वो एक बार में तुमको समझ में आना चाहिए था कि अगर ABC त्रिभुज है तो थेल्स पर में, थेल्स चाचा, जो मेरे चाचा क्यों बोलते हैं यार, दादा थे, थेल्स दादा, जो तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, हंसी आएगा, लेकिन हम सही बता रहे हैं। तो वो बोल के गए कि एक काम करो, तुम इस BC के, इस AB के या इस AC के कोई के भी एक समांतर रेखा खींचो। तो हम BC के समांतर रेखा खींच दिए, जिसका नाम दे दिए PQ। तो हाँ, वो बोले कि तुम्हारे पास तो ये कंफर्म है ना कि BC PQ के समांतर है? तुम बोले बिल्कुल कंफर्म है कि BC जो है PQ के समांतर है। तो बोले ठीक है, अगर ये ऐसा है तो AP बटा PC जो है AQ बटा QB के बराबर होगा। AP बटा PC जो है वो AQ बटा QB के बराबर होगा, ऐसा बोल के गए। समझ रहे हो? कितना आसान बात बोल के गए। यही है आधारभूत समानुपातिकता पर में, यही है थेल्स पर में, इसी को प्रूव किए हैं थेल्स दादाजी। ओए होए, यानी कि कोई भी तरह का दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा। नहीं होगा, यही थेल्स पर में है ब्रदर, बहुत आसान है। यानी कि जब 2 रेखा समांतर इस तरह से दे देगा तो इसका अनुपात बराबर होगा। ये बात तुम दिमाग में एकदम गांठ बांध लो और अच्छा से याद रखो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, बहुत आसान है, जो कि अभी हम लोग थेल्स जो पर में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है आकृति 6.17 ये रहा हमारा पहला और दूसरा में DE जो है BC के समांतर है, DE जो है BC के समांतर है, और EC जो है दूसरा AD ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत आसान है, बहुत। इसमें भी कह रहा है कि DE जो है BC के समांतर है, इसमें भी कह रहा है DE जो है BC के समांतर है, और इसमें AD दे दिया है
ए बी डी बी दे दिया है, ए दे दिया है, ई सी निकालना है। ए डी दे दिया है, डी बी दे दिया है, ए दे दिया है, ई सी दे दिया है, निकालना क्या है बताओ? निकालना है ए डी। बहुत आसान। तो देखो जब त्रिभुज को तुम ध्यान से देखेगा और ये जब समांतर है तो इसमें कौन सा कंडीशन क्रिएट हुआ? तो बहुत आसान सा क्रिएट हुआ कि ए डी बटा डी बी जो है, ए डी थेल्स प्रमेय से लिख लो ऊपर में सुंदर से, थेल्स प्रमेय से ए डी बटा डी बी जो है, ए डी बटा डी बी जो है वो बराबर है ए ई बटा ई सी के। किसके बराबर है? ए ई बटा ई सी के। बहुत आसान। ए डी का मान कितना है? 1.5 बटा डी बी का मान कितना है? 3 बराबर ए ई का मान कितना है? 1 बटा इसी का मान कितना है? पता नहीं है, निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटो, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। इसको लेके जाओ इधर, इसको लेके जाओ इधर, तो ये हो जाएगा इधर 2, ये हो जाएगा इधर ईसी। तो ईसी बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान था, बहुत आसान था। इसको देखो, इसमें डी जो है बीसी के समांतर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ज्ञात करना है एडी। हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि एडी बटा बीडी, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी वो जो है बराबर होगा ए बटा ईसी के, ए बटा ईसी के, ए बटा ईसी के। एडी का मान कितना है? नहीं है पता, निकालना है। बटा डीबी का मान कितना है? तो 7.2 है बराबर। ए का मान कितना है? तो 1.8 है बटा ईसी का मान कितना है? तो 5.4 है। बहुत आसान है। 18 का 18 से 13 54, 3 बार में कटेगा। ठीक है, बचेगा क्या? इधर लेके जाओ उसको। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, बस इसको इधर लेके जाओ। तो ए डी बराबर 7.2/3 कितना बार में कटेगा? काटो, 3 का 3, 3 चक 12, 14, 14 3 3 दूनी 6, 3 चक 12, 24 तिया 72, 20 तिया 60, 4 तिया 12, 2.4 बार में कटेगा। यानी कि एडी का मान आ गया 2.4। बहुत आसान था, बहुत आसान था या नहीं था? अब एक क्वेश्चन हम खुद से क्रिएट करके देते हैं, अगर तुम इसको नोट करो, खुद से बनाओ और समझो, और एक क्वेश्चन हम खुद से तुमको क्रिएट करके देते हैं जो तुम बना लेगा और फिर तुमको मजा आ जाएगा कि वाह बन गया। एक त्रिभुज लो जिसका नाम दो ए बी सी, दे दिया। उसके बाद उसमें एक रेखा खींचो जो बीसी के समांतर है जिसका नाम है पी क्यू, दे दिया। एपी का मान 5 है, पीसी का मान 10 है, ए क्यू का मान 4 है। तो बताओ क्यूबी का मान क्या होगा? क्या होगी? पता नहीं क्या होगी। पी जो है, पी क्यू जो है वो समांतर है सीबी के या फिर बीसी के, सीबी के। ठीक है, समांतर है। तो जब समांतर है तो हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से, क्या जानते हैं थेल्स प्रमेय से? कि ये बटा ये जो है, ये बटा ये के बराबर होगा। यानी कि एपी बटा पीसी जो है, एपी बटा पीसी जो है वो बराबर होगा ए क्यू बटा क्यूबी के। एपी का मान बताओ 5, पीसी का मान बताओ 10, ए क्यू का मान बताओ 4, क्यूबी का मान निकालना है। 5 दूनी के 10, इसको इधर लेके जाओ, गुना होगा, इसको इधर लाओ, क्यूबी हो जाएगा। क्यूबी बराबर इसको गुना करो, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया हमारा 8। यही तो है। ये खेला जब भी करेगा तो तुम इसको याद रखना, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना, फटाक से जो भी एक निकालने के लिए बोलेगा उसको निकाल देना। और ये चीज हमेशा ऑब्जेक्टिव में 1-2 रहता है और 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो इस बात को तुम लोग ध्यान रखेगा तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। एग्जाम में एकदम गलदा मचा के बनाएगा। बताओ कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में? अगर ऐसा पूछ देता है तो नहीं होगा दिक्कत। नेक्स्ट देखो, चोर को प्रकट करने का संकेत बहुत पहले हम बता चुके हैं। चोर को प्रकट करने का संकेत हम पहले बता चुके हैं। अगर कोई चोर प्रकट हो गया है तो उसका संकेत क्या है? कैसे पता चलेगा कि चोर प्रकट हो गया है? तो पहले तो सबसे पहले रात को जग के रहना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि चोर आया है कि नहीं आया है। मान लो कि यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम ABC है, दूसरा त्रिभुज का नाम PQR है और दोनों समरूप है। हम तुमको गारंटी दे रहे हैं ABCPQR और दोनों क्या है? दोनों समरूप है। मेरा गारंटी है तुमसे। तो जब गारंटी दे दी है तो इसको हम लोग प्रकट कैसे करते हैं? बहुत आसान से, ABC ऐसे लिखेंगे, PQR ये रहा, ऐसे प्रकट करते हैं। ये समरूप का चिन्ह है, पता है ना। और सर्वांगसम का हम लोग कैसे देते थे? सर्वांगसम का हम लोग ऐसे देते थे 9th में। ये हमारा सर्वांगसम है और वो हमारा समरूप है। बहुत इजी स्लाइड था। अब जितना मोस्ट इंपोर्टेंट पहले बोले होंगे उसके 100 गुना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और स्लाइड ये है हमारा, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। त्रिभुज की समरूपता की कसौटी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे हम लोग त्रिभुज की समरूपता की 3 कसौटी पढ़ेंगे। कितना कसौटी पढ़ेंगे? 3 मोस्ट इंपोर्टेंट। ए
एस 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 ए एस। बोलेगा हाँ ये क्या लिख रहे हैं जी, इसी का छोटा भाई है ए ए, ट्रिपल ए का छोटा भाई ए। 3 वर्ड है यार, याद रहेगा, ए ए ए, एस एस एस, एस ए एस। पहले तुम देख लो इधर, एस का मतलब क्या होगा, ए का मतलब होगा एंगल, एंगल मतलब कोण, वाह। एस का मतलब होगा साइड, साइड मतलब भुजा। ठीक है, इतना तो पता है तुम लोगों को। अब क्या है भाई कसौटी, जो देखो हमको लगता है एक एक स्लाइड करके बताते हैं तीनों कसौटी को। पहला है ए ट्रिपल ए या फिर डबल ए। क्या होता है, अगर कहीं पे तुमको दिखे दो त्रिभुज, दो त्रिभुज इसके, ये दो त्रिभुज ए बी सी, ये पी क्यू आर, और इसमें क्या हो कि दो कोण आपको बराबर दिख जाए, दो संगत कोण बराबर दिख जाए। ये भी 70 सेंटीमीटर बोलते हैं, 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, यानी कि एंगल एंगल वाला कसौटी लगेगा। तो हम लोग कहेंगे कि ए ए ए कसौटी से ए बी सी जो है वो समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बोलेगा ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसी होगा। यानी कि इस जो स्लाइड पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोलेगा, यहाँ पे दो दो ही एंगल दिया हुआ, आप 3 एंगल कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि जब 2 एंगल कोई त्रिभुज का बराबर है तो कंफर्म है तीसरा एंगल बराबर होगा, पता है कि नहीं। तीनों एंगल जोड़ करके 180 डिग्री होना चाहिए, और 2 एंगल अगर बराबर है कोई त्रिभुज का तो कंफर्म है कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। और हम लोग ए कसौटी से ए कसौटी से कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप है। कसौटी, कसौटी मतलब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्राइटेरिया मतलब कि कुछ शर्तें हैं, उस शर्तें के अनुसार त्रिभुज समरूप कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजे वाला चीज है। 3 कसौटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कठौती नहीं लिखा हुआ है, कसौटी है, ठीक है। कसौटी पढ़े हैं 3 गो। पहला कसौटी क्या है, ए जिसको हम लोग हिंदी में कोण 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 कहते हैं। कोण 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 कसौटी आपको बताता है कि अगर 2 त्रिभुज का या तो 2 संगत कोण बराबर है, अगर 2 संगत कोण बराबर है तो कंफर्म है कि तीनों संगत कोण बराबर होगा। तो कहने का मतलब या तो 2 संगत कोण बराबर है या तीनों संगत कोण बराबर है, तो हम लोग ए कसौटी से ट्रिपल ए कसौटी से कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज समरूप है। पहला कसौटी समझ में आया, 3 कसौटी पढ़ने वाले हैं, पहला कसौटी समझ में आया। अगर कोई 2 त्रिभुज का, अगर कोई 2 त्रिभुज का तीनों एंगल समान हो, जो तीनों संगत कोण है वो बराबर हो, तो ए कसौटी से हम लोग कहेंगे त्रिभुज समरूप होगा। दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा एस। अगर 2 त्रिभुज है, अगर 2 त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबको नोट करो, एकदम लिखो फटाफट। पिछला स्लाइड में हम लोगों ने क्या सीखा, पिछला स्लाइड में हम लोगों ने सीखा है कि अगर कहीं पे दिख जाए, क्या दिख जाए, कि अगर कहीं पे हम लोगों को दिख जाए कि 2 त्रिभुज है और दोनों का तीनों कोण संगत कोण बराबर है, तो ए कसौटी से हम लोग कहेंगे कि वो दोनों क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा कसौटी आ जाओ, दूसरा कसौटी क्या है, एस जिसको हिंदी में कहते हैं भुजा, भुजा और भुजा। अगर कोई त्रिभुज का दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिख जाए, ये क्या बात बोल दी है, समझाते हैं क्या बोल दी है। अगर कोई 2 त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात तीनों का बराबर दिख जाए, 10 20 30 60, देखो AC जो है PR के, AC बटा PR बराबर AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, BC बटा QR। और रखो फटाफट 5 बटा 10, 5 बटा 10 बराबर AB बटा PQ यानी कि 10 बटा 20 बराबर BC बटा यानी कि 30 बटा 60। देखो काटो, 2 बार में 2 बार में 2 बार में 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, आ गया ना। जब कभी भी तुमको ये दिखेगा कि कोई 2 त्रिभुज के एस कसौटी से हम लोग समरूप कब कहेंगे, जब उसके तीनों भुजाओं का अनुपात हम लोगों को दिखेगा बराबर। यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं एस कसौटी से, एस कठौती नहीं कसौटी से, कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के।
यानी ये क्या है, बहुत बड़ा हथियार है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कानून, आर्टिकल 370 के आधार पे, आर्टिकल इस आधार पे ये होना चाहिए, वैसा ही कसौटी हम लोगों को इसमें पढ़ना है। रूल है कि इस रूल के अनुसार, इस क्राइटेरिया के अनुसार हम लोग त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। यानी कि अगर पहला चीज ये दिख जाए कि कौन संगत कोण बराबर है, तो हम लोग ए कसौटी से त्रिभुज को समरूप बता सकते हैं। दूसरा, हम लोग भुजा कसौटी से त्रिभुज को समरूप बता सकते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, तीसरा कब हम लोग कहेंगे दो त्रिभुज को कि वो समरूप है, तो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि अगर दो त्रिभुज दिखा है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, और ये हमारा 60 है, और ये हमारा 120 है। ठीक है। तीसरा कहता है सिचुएशन साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण और भुजा कोण और भुजा। अगर आपको तीसरा सिचुएशन में ये दिखता है, क्या दिखता है कि दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात बराबर है। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा, नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। इसमें दिख रहा होगा 5/10 बराबर 10/20, इसका अनुपात बराबर है ना, बराबर 1/2 बराबर 1/2। और साथ में इसके बीच वाला कोण भी बराबर, सॉरी बराबर कहाँ है, तो अलग लिख दिए, बराबर लिखना पड़ेगा। साथ में इसके बीच वाला कोण भी बराबर है, 60 बराबर 60, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी दिख रहा है। तब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एस कसौटी से समरूप है। यानी कि बहुत आसान भाषाओं में आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जो दो भुजा समानुपाती होगा उसके बीच वाला कोण बराबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कोण बराबर है, नहीं, बीच वाला कोण ही बराबर होना चाहिए। बीच में है ना एंगल, दो भुजा समानुपाती होना चाहिए, जो कि दिख रहा है आपको, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समानुपाती है। साथ ही उसके बीच वाला कोण, बीच वाला ही रहेगा तभी चलेगा ब्रदर, इधर उधर का नहीं चलेगा। यानी कि उसके बीच वाला कोण अगर बराबर है तब हम लोग एस कसौटी से कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, नहीं तो नहीं समरूप होगा। बहुत सिंपल है। यानी कि ये तीनों कसौटी हम लोग एकदम रूल बुक की तरह यूज करेंगे। जैसे कि संविधान में आर्टिकल लिखा हुआ है, हर एक आर्टिकल में दिया गया है कि इस आर्टिकल के हिसाब से ये होगा, है ना। वैसा ही त्रिभुज के इस चैप्टर में हम लोग 3 आर्टिकल पढ़ेंगे। पहला ए यानी कि कोण, जिसमें हम लोग अगर दिखेगा ऐसा कि तीनों संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी से वो हमारा हो जाएगा समरूप। और अगर दूसरा दिखेगा भुजा एस साइड, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे, अगर दिखेगा तीनों के भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम लोग एस कसौटी से समरूप कर देंगे। थर्ड नंबर, अगर दिख जाए एस यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, तो हम लोग इस सिचुएशन में भी क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप कहेंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो दो भुजा समानुपाती होगा उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। बस बहुत सिंपल है कि जो दो भुजा समानुपाती होगा उसके बीच का कोण जो है वो होना चाहिए हम लोगों के लिए बराबर। बस याद रहेगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बताइए तो याद रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखिए तो 6.3 का कुछ क्वेश्चन है, देखिए तो बनता है कि नहीं बनता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। बताइए, दिख रहा है ना, दिखता ही होगा। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए हुए त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग कर आपने उत्तर दे दिया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हम लोग आ गए हैं उस चीज को यूज करने के लिए जो अभी हम लोग कसौटी 3 कसौटी पढ़े हैं। पहला एंगल, कोण, यानी कि तीनों कोण संगत कोण बराबर है तो ए कसौटी से समरूप कहेंगे। दूसरा एस भुजा, यानी कि तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो हम लोग उसको उसको हम लोग भुजा कसौटी से यानी एस कसौटी से समरूप कहेंगे। थर्ड सिचुएशन एस साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, अगर हम लोगों को तीसरा सिचुएशन दिखेगा तो हम लोग उसको एस कसौटी से समरूप कहेंगे। रूल ये है इसमें कि बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब पहला त्रिभुज को देखो, कोण ए कोण पी के बराबर है, बिल्कुल है, देख लो, जो कि 60 डिग्री है। कोण बी कोण क्यू के बराबर है, बिल्कुल है, देख लो, तुम भी देख लो, तुम्हारे पास भगवान आंख दिया है। तीसरा कोण सी जो है कोण आर के बराबर है, बिल्कुल है, देख लो, तुम भी देख लो, 40 डिग्री है।
अब बताओ ये तीनों कोण बराबर आ गया, तीनों कोण क्या आ गया, बराबर। तो हम लोग क्या कहेंगे, ए कसौटी से कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कोई दिक्कत होगा इसमें? बहुत आसान है या नहीं है? यानी कि यहां से हम लोग कहेंगे त्रिभुज ए बी सी जो है पी क्यू आर के समरूप है। कौन सा कसौटी से, कौन से रूल के अनुसार? कोर्ट में सजा मिलता है किसी मुजरिम को तो वो बताता है ना कि धारा इसके तहत तुमको इतना ये मिल रहा है सजा, 300 धारा 302 के तहत तुमको उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाती है। वैसे ही ए कसौटी से हम तुमको ये घोषित करते हैं कि तुम समरूप है। नेक्स्ट इसको देखो और बताओ ये कौन से कसौटी से समरूप होगा, और सबसे बड़ी बात समरूप है भी या नहीं। तो हम लोग पहले इसको ए बी बटा पी क्यू करेंगे, ए बी बटा पी क्यू। ए बी का मान कितना है ब्रदर, 2 बटा पी क्यू का मान कितना है ब्रदर, 6 बराबर ए सी बटा देखो एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि संगत भुजाओं को मिलाने पर ध्यान देना। कैसे संगत भुजा मिलाने को ध्यान देना? ए बी जो है हमको लग रहा है वो क्यू आर के संगत है या नहीं है, बताओ। ए बी जो है वो क्यू आर के संगत है, इसको ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे घुमा दो। ए बी जो है वो क्यू आर के संगत है, ए बी बटा क्यू आर बराबर ए बी बटा क्यू आर। उसके बाद बी सी जो है वो आर पी के संगत है, बी सी जो है वो आर पी के संगत है। उसके बाद ए सी जो है वो पी क्यू के संगत है, ए सी जो है वो पी क्यू के संगत है। बुझाई बात? यानी ए बी बटा क्यू आर, ए बी का मान कितना है ब्रदर, 2, क्यू आर का मान कितना है, 4। उसके बाद बी सी बटा आर पी, बी सी का मान कितना है ब्रदर, तो बी सी 2.5 है बटा पी आर यानी आर पी कितना है, तो 5 है बराबर ए सी बटा पी क्यू, ए सी कितना है 3, पी क्यू कितना है 6। काटो इसको, ये भी 2 आएगा, काटो इसको, ये भी 2 आएगा, काटो इसको, ये भी 2 आएगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आया ना, 1/2 संगत भुजा बराबर आया। इसको कौन सा पहले बताओ ये समरूप है या नहीं? बिल्कुल है। कौन सा कसौटी से? तो एस कसौटी से हम लोग कहेंगे कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के। कोई दिक्कत होगा इसमें? कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। एक दिक्कत होगा। कौन सा दिक्कत होगा? कि अगर हम लोग इसको ए बी सी इधर से लिखे हैं तो इसको भी हम लोगों को सही क्रम में लिखना पड़ेगा। यानी कि जो हम लोग दर्शाएंगे ना उसका क्रम एकदम सही होना चाहिए। उसको हम लोग यहाँ से दर्शा सकते हैं, देखो ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा वो क्यू आर पी के, ये हमारा सही क्रम होगा। तुम यहाँ से देख सकता है, जो हम लोग कौन बराबर करेंगे यहाँ से देख सकते हैं, या भुजा का समानुपाती करेंगे यहाँ से देख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं होगा। और भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं एनसीईआरटी में। बेसिक सा क्लास था, बहुत लंबा हो जाता है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं। बेसिक बातें बताए हैं जो हम लोग एनसीईआरटी में यूज़ करके गर्दा मचा के सोल्व करेंगे ताकि वहाँ पे तुमको दिक्कत ना हो, इसलिए नहीं लाए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। उसमें जाकर के हम लोग प्रूव करेंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर, और इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहे हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में भी डायरेक्ट से क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है कि अगर कभी दिख जाए, क्या दिख जाए, कभी भी दिख जाए ऐसा कि दो समरूप त्रिभुज है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या कोई संबंध होता है? बिल्कुल होता है। मान लो एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज ऐसा से नहीं बना है, मान लो कि दो त्रिभुज है यहाँ पे, देख लिया, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। और कभी ऐसा होता है कि एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो इसके भुजाओं में और ये कंफर्म हम बता रहे हैं कि ये समरूप है, हम ये तुमको गारंटी दे रहे हैं कि ये समरूप है, हम बता रहे हैं तुम्हें। तो इसके एरिया में, इसके क्षेत्रफल में और इसके भुजाओं में एक संबंध होता है। क्या होता है कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर जो है वो इसके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ए बी बटा पी क्यू के स्क्वायर, या फिर एरिया ऑफ ए बी सी
बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, एक भुजा हो गया ए बी, एक भुजा हो सकता है बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, एक और भुजा हो सकता है एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, एक और भुजा हो सकता है सी ए बटा क्यू पी या फिर ए सी बटा पी आर का हुआ। यानी कि अगर तुमको दो संगत भुजा दिया रहेगा और पता है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप है और उसके दो संगत भुजे दिए हुए हैं, तो उस दोनों संगत भुजा का अनुपात के वर्ग करके हम उस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात था, है कि नहीं ब्रदर? हाँ, बहुत सिंपल बात है। जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको बहुत सारा यूज करेंगे। अभी बहुत सिंपल था, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लाए हैं, पहले इसको देख लो, ये समझ में आई बात। यानी कि दो त्रिभुज जो रहेगा उस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो त्रिभुज अगर है और वो दोनों त्रिभुज हम लोगों को पता है कि समरूप है, तो उस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उस दो त्रिभुज के दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि मान लीजिए ए बी सी और ए डी ई जो दो त्रिभुज है दोनों समरूप है। कौन कौन सा त्रिभुज है? देखो यहाँ रेड कलर, मान लीजिए कि ए बी सी और डी ई एफ है, दो त्रिभुज समरूप है। एक त्रिभुज मान लो ए बी सी है और एक त्रिभुज मान लो डी ई एफ, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर, इसका एरिया जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए आर मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, इसका एरिया जो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ 15.4 है, यदि ई एफ जो है 15.4 है, तो बताइए बी सी क्या होगा? बहुत सिंपल है, क्या बताए थे? एरिया ऑफ ए बी सी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ डी ई एफ, दोनों का अनुपात जो है वो उन दोनों त्रिभुज के दो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि बी सी बटा ई एफ, ए बी सी है पहले तो बी सी लिखेंगे, बी सी बटा ई एफ के होल स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा? तो ए बी सी का एरिया क्या दिया हुआ है? ए बी सी का एरिया देखो 64 दिया हुआ है बटा एरिया 121 इसका दिया हुआ है बराबर बी सी का मान तो हम लोगों को निकालना है बटा ई एफ का मान कितना दिया हुआ है? तो ई एफ का मान पता है 15.4 है, पूरा का स्क्वायर है ना। और इस स्क्वायर को हटा के इधर हम लोग रूट चढ़ा देते हैं, 1 2 3 इधर रूट चढ़ा दिए, 64 निकल जाएगा 8, 121 निकल जाएगा 11, बी सी बटा 15.4। इसको कैलकुलेट करो, बी सी बराबर 8 गुने 15.4 बटा 11, इसको कैलकुलेट करो, बी सी का मान आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग बहुत शॉर्टकट में बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बात समझ में आया? यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। कौन सा इंपॉर्टेंट बात? कि कभी भी ऐसा हो कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है और उसके दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, एक भुजा दिया हुआ है दूसरा भुजा निकाल सकते हैं, चारों का रिलेशन बन जाएगा, चारों में से कुछ भी दिया रहेगा निकाल लेंगे। ऐसा हो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, एक त्रिभुज निकालने के लिए बोल रहा है और दो संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है, यानी इस फॉर्मूला से भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, सोल्व करेंगे और ये कंपटीशन में भी बहुत काम आता है। अगर इसी तरह से आप लोग अच्छा चाहते हैं एग्जाम में करना, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको आगे जाकर के एग्जाम का तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, आप लोग जॉब वॉब लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, वो ये कि आप चाहे जो भी बुक पढ़ें लेकिन कम से कम 1 से 2 से 3 बार एक साल में एनसीईआरटी को बना ले, ताकि आपके रग में समा जाए, ताकि आप आने वाले समय में जब एग्जाम का तैयारी करें तो उसमें आप फोड़ सके और अच्छे क्वेश्चंस बना सके और आपका जल्दी से जल्दी नौकरी वोकरी लग सके। क्योंकि ये एग्जाम का ठीक है, नंबर वंबर जितना भी ले आइए, जैसे भी ले आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं देगा। काम देगा आपका आगे आने वाला फ्यूचर, उस फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं। और खास करके बॉयज़ के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक लड़का हैं तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी चीज़ से जज किया जाएगा कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, ना कि इससे कि आप इससे भी नहीं करता यार, वो तो एक सेकंड के लिए, एक महीना के लिए या फिर 10 दिन के लिए कह सकते हैं कि गांव में मोहल्ला में एक रहेगा वो कि हाँ इतना नंबर लाया। अच्छा बिहार बोर्ड का टॉपर जो है ना, आगे जा करके ऐसा ही रह जाता है, नहीं कुछ कर पाता है, ठीक है। उसका बहुत सारे रीज़न है, एक ही रीज़न नहीं है कि हाँ वो फूल जाता है या फिर बिहार बोर्ड अच्छा नहीं है, ऐसा एक ही रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। तो उन सारे रीज़न को आप नहीं ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना है कि हम लोगों को अपने सिलेबस को इस तरह से पढ़ लेना है कि आने वाले समय में काम दे। नंबर कम आए चलेगा, लेकिन नॉलेज भरपूर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आज का ज्ञान यही था और हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हुआ। इसमें जो कुछ और पॉइंट्स है जो हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन के दौरान बता देंगे, तो जरूर जा करके आप देखिए सॉल्यूशन और सब्सक्राइब भी करके जाइए।